देखिए डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर जो है वो ब्रिक बॉर्न फीवर भी है, यानी कि हमारे हड्डियों में दर्द करने वाला फीवर भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो मच्छर होता है ना वो हमें काटता है और उसके काटने पर उसका जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में इंटैक्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उससे बनने वाली जो एंटीबॉडी जो होती है, ठीक है, वो बनना प्रोड्यूस होती है। और उसके कारण क्या होता है, जो एंटीबॉडी बनती है वो हमारे ब्लड के एक कंपोनेंट से बनती है जिसमें आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये प्लेटलेट जो होती है वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं किसके अगेंस्ट, जो इस मच्छर के द्वारा, ठीक है, डेंगू फीवर यानी कि डेंगू मच्छर के द्वारा, इसका नाम क्या है, एडिस एजिप्टी है। ठीक है, ये जो मच्छर है, इस मच्छर के, ठीक है, काटने पर, बिटिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, काटने पर इसके द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या, एक वायरस जो है वो इंटैक्ट कराया जाता है, वायरस को इंटैक्ट कराया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस प्रकार से, ये वायरस है, ठीक है, तो ये वायरस जब हमें काटेगा तो हमारी बॉडी में क्या कर देगा, वायरस को यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। ठीक है, और बदले में जो हमारा ब्लड है ना वो यहाँ से उठा करके ले जाएगा। खुद तो खा गया लेकिन हमें क्या दे गया, प्रॉब्लम दे गया। अब इसमें क्या होगा, ये जो वायरस हमारे बॉडी में आया है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए एक नया वायरस है, नई चीज़ है, जिससे हमारी बॉडी जो है ना वो लड़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब लड़ने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इम्यून सिस्टम पाया जाता है। ये ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी रोग से लड़ने के लिए सबसे पहले हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और एंटीबॉडीज जो होती है ना, ठीक है, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ही किसी भी एंटीजन से लड़ने का काम करती हैं। तो यहाँ पर एंटीजन जो है वो वायरस के रूप में आया और हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडी। ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में फाइट करेंगे, जो जीतेगा वही इसमें रह पाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो इसके खिलाफ बनना स्टार्ट होती है, इसलिए हमारी एंटीबॉडीज़ कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे ये जो यानी कि वायरस जो है वो हमारी बॉडी में हैवी हो जाता है, जिससे हमें फीवर होता है। ठीक है, फीवर होने के साथ साथ हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, किससे, डेंगू फीवर से या फिर डेंगू वायरस से। अब इसमें होता क्या है, क्यों ये मच्छर आता है और हमें काटता है, इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है इसका कि जो यूनाइटेड स्टेट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि USDA, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो मस्किटो होता है वो हमें सिर्फ मज़े के लिए नहीं काटता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए काटता है। जैसे कि हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमें जीने के लिए भोजन चाहिए, ये तो उसी पर्पज़ से इसकी भी आवश्यकता होती है कि इसे भी जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेन टॉपिक की, जो इन्होंने कहा है, किसने, USDA ने, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो मस्किटो होता है ना डेंगू फीवर के लिए, एडिस एजिप्टी, ठीक है, इसमें भी जो मोस्ट होता है ना वो इसकी फ़ीमेल होती है, यानी कि फ़ीमेल के काटने पर हमें फीवर ज़्यादा होता है, यानी डेंगू फीवर होता है, जबकि मेल के काटने से नहीं होता है। अब फीमेल के काटने से क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, तो भाई फीमेल जो होती है ना वो एग प्रोड्यूस करती है, यानी कि अपने समान और बच्चे उत्पन्न करना चाहती है। ठीक है, लेकिन उसके एग को मैच्योर करने के लिए, परिपक्व करने के लिए भोजन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट जो है वो कहाँ से मिलेगा, तो भाई ये न्यूट्रिएंट जो है वो कुछ कंपोनेंट के रूप में मिलता है, जैसे कि बात करूँ अमोनिया, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा लैक्टिक एसिड, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्टेनॉल। ठीक है, ये अब ये चीज़ इनको चाहिए किसके, एग के मैच्योर के लिए, इसको परिपक्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये सब जो कंपोनेंट होते हैं ना वो एक ह्यूमन होता है उसके ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये सभी चीज़ें बिल्कुल ईजिली मिल जाती हैं ब्लड के अंदर। सो यहाँ पर होता क्या है, जो फीमेल जो मस्किटो होता है ना, फीमेल जो मस्किटो होता है वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के पास आता है। अब पास आने का रीज़न भी क्या है, इनको कैसे पता चलता है कि भाई इसकी बॉडी में, ब्लड के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो आप लास्ट वाला देख रहे हो ना, ऑक्टेनॉल, ठीक है, ये हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जिसके कारण जो भी मस्किटो होता है ना, स्पेशली मस्किटो कौन सा, एडिस एजिप्ट, ये मच्छर इस कंपोनेंट के कारण हमारी बॉडी की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। यानी कि ये एक ऐसा केमिकल है जिससे मच्छर हमारी बॉडी के पास में आते हैं, और उसमें स्पेशली कौन है, एडिस एजिप्ट है। ठीक है, तो इसी कंपोनेंट के कारण ये मच्छर जो है वो हमारे पास आते हैं और हमारी स्किन पे बैठते हैं और हमें बाइट करते हैं, हमें काट लेते हैं।
जिससे क्या होता है, अभी गलती से नहीं काटते हैं, ये सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काटते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे एक गलती हो जाती है क्या, कि जैसे ये जो मच्छर है, माना ये बॉडी है हमारी, ठीक है, और इस पर काटेगा, तो काटने पे क्या होता है, ये खा तो लेता है पूरा, हमारा ब्लड तो निकाल ले जाता है यहाँ से कंप्लीट, ये ले गया, लेकिन गलती से इसके द्वारा हमारी बॉडी में एक वायरस छूट जाता है। क्या छूट जाता है, एक वायरस छूट जाता है, ठीक है। और ये जो वायरस है ना, वही क्या है, डेंगू वायरस है, जिसे हम बोलते हैं क्या, डेनवी वायरस। ये जैसे हमारी बॉडी में छूटता है तो हमारी बॉडी जो है ना, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, पहचान नहीं पाती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी बॉडी जो होती है वो इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। अब एंटीबॉडी जब हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा तो हमारे अंदर से ही कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होंगे या फिर कोई सेल होगी, वो उसमें भाग लेगी। तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ के बनने के लिए हमारा जो ब्लड होता है उसमें पाए जाने वाली जो प्लेटलेट्स होती है सेल, ठीक है, प्लेटलेट्स, वो रेस्पॉन्सिबल होती है। जिससे क्या होता है, जितना ज़्यादा हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा उतने ही ज़्यादा हमारे अंदर प्लेटलेट्स की गिरावट आती है, राइट है। यानी कि डेंगू फीवर होने के बाद में क्या होता है, हमारी प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि हमें क्या हो गया भाई, डेंगू फीवर हो गया है। अब यदि आप टेस्ट करवाते हैं और उस टेस्ट में आपका जो रिपोर्ट आती है वो इसी बेस पे आती है कि आपके शरीर के अंदर या आपके ब्लड के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ फिलहाल बनी हुई हैं। तो देखिए, इसके लिए कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ जिम्मेदार होती हैं जो बताती हैं कि हमारे शरीर में डेंगू फीवर प्रेजेंट है। तो जैसे डेंगू फीवर हमारी बॉडी में आता है तो हमारा जो शरीर है ना, वो IgG और IgM ये दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर, आपको पता होगा, हमारे ब्लड के अंदर इन दोनों एंटीबॉडीज़ की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जब हमारा ब्लड टेस्ट होगा, यानी कि जब हमारी CBC करी जाएगी, तो उस CBC के अंदर हमारा IgG और IgM दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। और इन्हीं के प्रेजेंट होने पर जो आपकी किट आती है उसके ऊपर दोनों जो लाइन्स होती हैं वो रेड हो जाती हैं, ठीक है। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा जो किट होती है उसमें कैसे लाइन्स आती हैं। दोनों लाइन्स जब रेड होती हैं तो उसमें पता चलता है कि IgG पॉजिटिव है और IgGM भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों एक साथ कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं, डेंगू वायरस के आने के बाद बनते हैं। सो इससे पता चलता है कि हमारा शरीर में कौन सा वायरस आ चुका है, डेंगू वायरस आ चुका है। सो हमें यहाँ पे फीवर कौन सा होगा, डेंगू फीवर होगा। तो ये है यहाँ पे छोटा सा कॉमन बेस जो आपको समझना है कि भाई डेंगू फीवर कैसे होता है। अब बात करते हैं इस मच्छर के बारे में कि भाई मच्छर कैसा मच्छर है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसका लाइफ साइकिल होता है, क्या इसका हैबिटेट होता है। इसके बारे में जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए इनका क्लासिफिकेशन, इनका हैबिट और इनकी जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एडिस एजिप्टी एक मॉस्किटो है, ठीक है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा भाई, जो किंगडम है वो तो सिंपल है, एनिमेलिया आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल है, प्लांट्स तो है नहीं। फाइलम की बात करें तो फाइलम इसका होगा आर्थ्रोपोडा। सभी को पता होगा जो जितने भी कीट्स होते हैं उन्हें नॉन कोडेटा के आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है। जिसमें क्लास की बात करें तो इंसेक्टा क्लास आती है। कौन सी क्लास आती है, इंसेक्ट क्लास आती है। जिसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें, इनके गण को देखें तो इनमें गण जो होता है वो डिप्टेरा होता है, ठीक है। कौन सा होता है, डिप्टेरा गण होता है, ठीक है। और इसके बाद में इसकी फैमिली देखें कि ये किस फैमिली से है, इसका परिवार कौन सा है, तो इसका परिवार जो है वो कुलसीडी फैमिली है, ठीक है। कैसी है, कुलसीडी फैमिली है। और इसकी अगर हम वंश देखें या इसका वंश देखें, जीनस देखें, ठीक है, तो उसका जीनस है एडिस। और इसकी स्पीशीज देखें, जाति देखें तो कौन सी हो जाएगी, एजिप्टी, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है अगर उसको डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा भाई, एडिस एजिप्टी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीशीज़ का नाम होता है ना वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। बाकी जीनस का फर्स्ट नेम जो होता है वो किससे, कैपिटल लेटर में। ये रूल है ICZN का, ठीक है। ICZN के जो नोमेनक्लेचर के रूल्स है ना उसमें आता है ये, ठीक है।
अब यहाँ पे जो एडिस एजिप्टी जो नेम है ना वो साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने दिया है, कैरोलस लीनियस ने 1762 में। ठीक है भाई, ये जो नामकरण है कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को सभी साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे, क्या है ये, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या जनक है, जिन्होंने द्वि नामकरण पद्धति दी है। इसके बाद बात करते हैं इनके हैबिटेट की बात करें इसकी, तो हैबिटेट जो है उसका ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ट्रॉपिकल लेवल है, ट्रॉपिकल रीजन है और सब ट्रॉपिकल रीजन है, दोनों जगह पे आराम से पाया जा सकता है। यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, ठीक है, पानी होगा, ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ के एरिया में क्या होगा, पाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसकी लाइफ साइकिल देखें, लाइफ साइकिल, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है 4 स्टेज में डिवाइड रहती है। यानी कि आपको इस मच्छर के 4 रूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहला जो रूप है वो होता है एग का, यानी कि ये सबसे पहले एग की फॉर्म में बनता है, एग बनता है, उसके बाद बनता है इससे लार्वा, देन इससे बनता है प्यूपा, और इसके बाद में फिर बनता है ये एडल्ट, यानी कि वयस्क मच्छर, एडल्ट। ठीक है, जो कि मॉस्क्यूटो इसका रूप होता है, मच्छर इसका क्या होता है, रूप होता है। और यही रूप जो होता है वो हमें काटता है, बीटिंग करता है और हमें क्या करता है, डेंगू फीवर दे जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्प्रेड टाइम की, ठीक है, स्प्रेड टाइम की, तो स्प्रेड टाइम जो है वो 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, यानी कि ये जो फीवर है वो आपको 8 से 10 दिन में महसूस हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर स्प्रेड क्यों होता है, किस कारण होता है, तो यहाँ पर स्प्रेड का कारण बताया गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने कहा था क्या, कि जो फीमेल मस्किटो होता है वो अपने एग को मैच्योर करने के लिए ह्यूमन का ब्लड क्या करती है, इनटेक करती है, और उसी के दौरान इसके द्वारा एक वायरस उसकी बॉडी में छोड़ दिया जाता है। अब वो ब्लड को क्यों इनटेक करती है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैंने बताया आपको, ऑक्टेनॉल के कारण तो ये अट्रैक्ट होता है, बाकी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है या फिर लैक्टिक जो एसिड है उसको ग्रहण करने के लिए, जिससे उसका एग जो है वो मैच्योर हो सके, उसके कारण ये उसके पास में जाता है और उसको बाइट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, किसके कारण कहा गया है भाई, ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA के द्वारा ये चीज़ कही गई है। इसके बाद बात करते हैं इस फीवर के द्वारा हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जिसे देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये फीवर हमारे में हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो फीवर आता है, दूसरा हेडेक होता है, सर दर्द होता है, तीसरा रेड आई हो जाती है, चौथा जॉइंट पेन होता है, यानी कि जो हमारी जो हड्डियाँ होती है उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स पेन होता है। ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में फीवर बढ़ने पर जो हमारा लीवर होता है उस पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि उस पर सूजन आ जाता है, जिससे हमारा जो बॉडी होता है उसमें जो क्रियाविधि क्या होती है, स्लो हो जाती है, जिससे हमें वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या इनके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें इस मच्छर से होने वाले कौन कौन से फीवर हैं, तो यहाँ पे डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया फीवर है, जीका फीवर है और येलो फीवर होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, जीका फीवर होता है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर मस्किटो के द्वारा होने वाले क्या है, फीवर है। अब यहाँ पे जीका फीवर क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट फीवर है, यानी कि इसके भी वही सिम्टम्स होंगे जो आपके डेंगू के सिम्टम्स हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्या कि यहाँ पर जो जीका वायरस होता है ना वो प्रेग्नेंट फीमेल में, उनके बच्चे में, उनके थ्रू जाता है। ठीक, या फिर जो सेक्स पार्टनर होता है उसके थ्रू भी अपने दूसरे सेक्स पार्टनर में जा सकता है, बिकॉज ये जो वायरस होता है वो सीमेन के थ्रू क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिटेड होता है। तो इस प्रकार से जो जीका वायरस होता है वो बहुत एक्सट्रीमली रेयर केस होता है, जो कि 5000 लोगों में से किसी एक को होता है। ठीक है, ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया में जो लोग हैं वो जीका फीवर से ग्रसित हैं, वो 5000 पे आपको एक ही मिलेगा, बहुत एक्सट्रीमली क्या है, रेयर केस है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो डेंगू फीवर है उसके द्वारा हमारे ब्लड कंपोनेंट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे ब्लड का कंपोजिशन समझना होगा, यानी कि ब्लड किन किन रासायनिक संगठनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और उसमें जो डेंगू फीवर है या फिर डेंगू वायरस जो है वो किस किस चीज़ को इफेक्टेड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लड को डिफाइन कर देता हूँ। ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ब्लड में आपको 2 चीज़ मोस्टली मिलेंगी, एक मिलेगा प्लाज्मा जो कि लिक्विड फेज में होता है, और ये पूरे ब्लड का अगर मैं यहाँ पे 100% ब्लड की बात करूँ तो उसका यहाँ पर 55% अकेला बनाता है भाग।
जबकि दूसरा जो होता है वो होता है यहाँ पे कार्पल्स होता है, ठीक है, या फिर सेल्स होती हैं, कणिकाएँ होती हैं, ठीक है। और ये जो कणिका होती हैं वो 3 प्रकार की कणिकाएँ होती है। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 कणिका होती हैं। अब यहाँ पर तीनों कणिकाएँ जो होती हैं वो मिल करके इस पूरे ब्लड का 45% भाग बनाती हैं। दोनों में अंतर क्या है, प्लाज्मा में और सेल में अंतर क्या है, ये लिक्विड होती है, तरल पदार्थ होता है, जबकि ये क्या होती हैं, कण के रूप में होती हैं, कार्पल्स होती है, ठीक है। क्या होती है, कार्पल्स कणिकाएँ होती हैं। अब एक कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी का यहाँ पे क्या काम होता है, ये होते हैं रेड ब्लड कार्पल्स या सेल, जो लाल रक्त कणिकाएँ कहलाती हैं। ये मोस्टली O2 और CO2 के परिवहन का काम करती हैं, ठीक है, यानी कि बात करें रेस्पिरेशन में काम आती है। और उसमें क्या, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि आरबीसी कैसे काम करती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसे बोलते हैं हम वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ। इसमें भी डेंगू के फीवर में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और ये क्या होती है, ये मोस्टली हमारे शरीर में जो भी रोगाणु आते हैं उनसे लड़ने का काम करती है, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं इनको सोल्जर सेल्स। तो ये क्या करती हैं, सिक्योरिटी का काम करती हैं, ये सिक्योरिटी का, ठीक है। तीसरा आते हैं इसमें प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारे शरीर में ब्लड का थक्का बनाने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। क्लॉटिंग प्रोसेस में क्या होती है, सहायक होती है। यानी कि जब हमें कहीं चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में कुछ मिनट के बाद में 2-4 मिनट के बाद में वो ब्लड जो होता है वो रुक जाता है ऑटोमेटिक। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्लेटलेट्स। इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसे आरबीसी को हम बोलते हैं क्या, इरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पर डेंगू फीवर में कौन कौन से सेल्स का अहम रोल होता है, तो यहाँ पर पहला आता है मोस्टली प्लेटलेट्स। जब हमें डेंगू वायरस होगा, यानी कि जब हमारे में क्या होगा, डेंगू पॉजिटिव होगा, तो समझ जाना डेंगू पॉजिटिव होने की वजह से हमारे शरीर में डेंगू वायरस प्रवेश कर गया है, डेनवी। इसके प्रवेश करने पर जो पीटी है उसकी संख्या जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से और 4 लाख तक होती है, ठीक भाई, 1.5 लाख से और 4 लाख तक होती है। अगर ये वैल्यू जो है कम होने लग जाए तो समझ जाना डेंगू वायरस आ गया है। इसमें क्या होता है, डेंगू वायरस में 1.5 लाख से नीचे आपका 1 लाख भी हो जाएगा, 1 लाख से नीचे आपका 80,000 भी हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो कम तो हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रियर केस नहीं है कि आपको मतलब कि आपके साथ कुछ ज़्यादा गलत होने वाला है। कितना गलत, कितना कम होना चाहिए जो आपको लगे कि हाँ भाई ये अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, तो यहाँ पर बताया गया है 20,000। अगर आपकी प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे आ जाती है ना, तो ये बिल्कुल रेयर केस है, यानी कि अब आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है और इसमें बचना क्या है, इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे प्लेटलेट्स का आप ध्यान रखें, 20,000 से बिल्कुल नीचे नहीं जाने दें, वरना फिर आपको कहीं दूसरे व्यक्ति से ब्लड का मैच करने के बाद में आपको प्लेटलेट्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मली 1.5 लाख से और 4 लाख के बीच में इसकी रेंज होती है। जब डेंगू वायरस होता है तो आपकी ये जो रेंज है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको 1 लाख मिल जाएगी, 90,000 मिल जाएगी, या फिर 1,20,000 तक भी मिल जाएगी। तो समझ जाना इसमें क्या है, आपकी प्लेट्स टूटी हैं। टूटने का रीज़न मैंने आपको बताया था कि जब डेंगू वायरस आता है तो हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, और एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनाने वाली प्लेटलेट्स होती है। तो ये प्लेटलेट्स उसमें काम आ जाती है तो टूट जाती है, ठीक है। फिर भी हमारा ये जो डेंगू वायरस है ना, ये इन पे हावी हो जाता है, इन प्लेटलेट्स पे, तो फिर हमें फीवर वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, डब्ल्यूबीसी संख्या क्या होती है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी संख्या भी यहाँ पे घट जाती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी संख्या भी घट जाती है, बिकॉज डब्ल्यूबीसी भी इनके अगेंस्ट लड़ने का काम करती है। तो लड़ती है तो वेस्ट होती है, खर्च हो जाती है, जिससे क्या होती है, इनकी संख्या भी घट जाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 6,000 से और 10,000 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। अगर आपको लगता है कि 6,000 से नीचे है, 4,000 है, 2,000 है, तो समझ जाना कि आपको क्या है, सिम्टम्स है डेंगू के। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है डेंगू फीवर के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि प्लेटलेट्स, जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो बोलता है कि पहले आपकी प्लेटलेट्स डाउन जाएगी, डब्ल्यूबीसी ग्रो करेगी, ठीक है। फिर आपकी डब्ल्यूबीसी डाउन जाएगी, फिर आपकी प्लेटलेट्स ग्रो करेगी, फिर डाउन आएगी, फिर ग्रो करेगी। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसमें कॉम्बिनेशन यही होता है कि पहले वो आपकी डब्ल्यूबीसी को बढ़ाते हैं, इससे काम चलाते हैं, तब तक आपकी प्लेट डाउन जाती है। फिर जब ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आपकी प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं, ताकि क्या हो, किसी एक के ऊपर जोर नहीं आए। फिर डब्ल्यूबीसी डाउन जाती है, फिर प्लेटलेट्स थोड़ी हैवी होती है, ठीक है। फिर प्लेटलेट्स थोड़ी डाउन जाती है क्योंकि डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है।
फिर इसको बढ़वाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे दोनों होती हैं वो एक एक सीडी करके धीरे धीरे बराबर लेवल पे आ जाती है, और फिर लास्ट में आपका 4-5 दिन के अंदर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। और फिर जो दोनों हैं आपकी ये अच्छे से वर्क करती हैं और एक नॉर्मल रेंज में आ जाती हैं। फिर क्या होता है, नॉर्मल रेंज में आने पर इनकी एंटीबॉडी जो होती है ना वो लगातार इसके ऊपर अटैक करती रहती हैं डेनवी के ऊपर। जिससे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। ये जो आप इम्यूनोलॉजी है उसमें पढ़ोगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होती है, जिसमें एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन को ख़त्म कर देती है। इसमें एंटीजन कौन है, डेनवी है, इसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। और ये जो वायरस है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब हमारा जो शरीर है वो कैसे हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, मोस्ट कंपोनेंट क्या है इसमें, WBC और प्लेटलेट्स, इन्हीं का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। अभी मैं आपको यहाँ पे 3 रिपोर्ट ऐसे दिखाने जा रहा हूँ जो कि एक पेशेंट की है, और इन पेशेंट्स को क्या हुआ है, डेंगू फीवर हुआ है। उसमें आप कंटिन्यू 3 या 4 दिन की जो रिपोर्ट है CBC की है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट ब्लड सेल्स का काउंट किया जाता है। उसमें आपको दिखाता हूँ कि किस दिन कितनी बढ़ रही है, किस दिन घट रही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि हाँ इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। डेंगू पेशेंट की रिपोर्ट है जो कि 15 तारीख को CBC की जांच करवाई गई थी। इसमें कॉमनली हम देखें WBC तो यहाँ पर 3.3 यानी कि टोटल कैलकुलेट करें तो 3300 इसकी क्या है, अमाउंट है। और अगर हीमोग्लोबिन देखें तो यहाँ पर 12.5 है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें एंड RBC की, तो RBC का जो मान है यहाँ पे 4.92 है, यानी कि 49 लाख है। और प्लेटलेट्स देखें इनकी तो 82,000 है टोटल। कितनी है, 82,000 है। इसके बाद में जब इन्होंने नेक्स्ट डे जांच करवाई, ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट में आया जो इनकी प्लेटलेट्स हैं वो और डाउन हो गई हैं। 82 से कितना हो गया है, 75,000 हो गया है, ठीक है। RBC जो है इनका बढ़ गया है, 49 से कितना हो गया, 52 लाख हो गया है। हीमोग्लोबिन इसका बढ़ गया है। और अगर बात करें WBC की तो वो 3 यानी कि 3300 से बढ़ के कितना हो गया है, 6,000 पे पहुँच गया है, ठीक है। यानी कि WBC बढ़ा है और प्लेटलेट घटा है। नेक्स्ट डे की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हो प्लेटलेट जो है वो बढ़ा है, ठीक है। और जो WBC है वो डाउन गया है। बोला था ना अल्टरनेटिव क्रम से बढ़ेंगे धीरे धीरे करके ये। और हीमोग्लोबिन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.4 है, ये भी क्या हुआ है, कम हो गया है। और RBC भी क्या हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट डे की बात करें 18 तारीख की, तो 18 तारीख को यहाँ पर जो WBC है वो और बढ़ गई है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बढ़ गया है और RBC बढ़ गई है, प्लस में जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हुई है 113 यानी कि 1,13,000 हो गई है, ठीक है। ये दूसरे पेशेंट का किट है जो कि डेंगू टेस्ट का किट है। इसमें दोनों क्या है, ये जो लाइन्स है वो पॉजिटिव आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेंगू फीवर है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें दोनों एंटीबॉडीज यहाँ पे दिखाई गई है, IgM और IgG। इस पेशेंट की यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं 15 तारीख की, तो यहाँ पर इनके WBC है वो 3,000 है केवल, ठीक है। और इनका जो हीमोग्लोबिन है वो कम है, 9.1 है। और RBC भी क्या है, इनका कम है, तो हीमोग्लोबिन अपने आप ही कम होगा। प्लेटलेट इनकी देखिए ज़्यादा है, यहाँ पे 163 यानी कि 1,63,000 है। लेकिन नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो इसकी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा टूट गई है, क्योंकि डेंगू फीवर के दौरान एंटीबॉडी बनने से, ठीक है। और यहाँ पर RBC संख्या बढ़ गई है और हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें WBC की, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट 17 तारीख की बात करें तो यहाँ पर इनकी प्लेटलेट जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें WBC तो वो भी क्या है, इसमें बढ़ी है। और अगले दिन की अगर बात करें इसमें बढ़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, WBC और प्लेटलेट का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है, जो आराम से मतलब जो अल्टरनेटिव क्रम से क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं।